मैं हूं हैदर रहीम और मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। कोविड-19 की फैली हुई आलमी तौर पर वबा के हवाले से हम आज फिर से इस शो को शुरू करेंगे। पिछले हफ्ते जब हमने अपने जुमे का शो किया था तो पाकिस्तान के अंदर जितने लोग कंफर्म्ड जिनके टेस्ट हो चुके थे और वो वाज़े तौर पर मुस्बत कोरोना वायरस कैरियर्स यानी कि कोरोना वायरस के पेशेंट्स करार दिए गए थे, उनमें इस हफ्ते में 4252 लोगों का इजाफा हुआ है और अब पाकिस्तान में 11513 इस मर्ज़ से कंफर्म तौर पर लाहक है। अच्छा, इससे पहले आप आगे जाएं, मेरे लिए ये जो स्टेटिस्टिक, ये जो पर्टिकुलर फिगर सिर्फ ये दिखाती है कि हमारी टेस्टिंग किधर जा रही है। सही। बाकी कितने लोग वाकई इन्फेक्टेड हैं, मेरे ख्याल से उसको आपको बड़ी ज़रब देनी पड़ेगी, अल्लाह माफ़ करे, इस नंबर से क्या है क्या नहीं है वो ज़रब वो मैं नहीं कह सकता ऑब्वियसली। उन लोगों में से जो कि पॉजिटिव टेस्ट कर चुके थे, जो कि जिस तरह वहीद साहब ने इशारा किया, हमारी बहुत लिमिटेड कैपेसिटी है इस वक्त टेस्टिंग की पूरे मुल्क में, उन लोगों में से अमवात की कुल तादाद अब 240 लोगों की हो गई है, जो कि पिछले हफ्ते के अंदर 96 लोगों की मज़ीद इजाफा है। यहाँ एक और बात कहना भी ज़रूरी है कि अब बताया जा रहा है कि न्यूयॉर्क में शायद 13.5% आबादी इन्फेक्ट हो चुकी है और इस वक्त जो नंबर्स वहाँ पे बताए जा रहे हैं वो उसका एक अशर रशीद नहीं है। सही। तो ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, जो कि सबसे ज़्यादा टेस्ट करें पूरी दुनिया में वो अमेरिका और न्यूयॉर्क है, उनसे ज़्यादा कोई टेस्ट नहीं कर रहा, वहाँ पे भी टेस्टिंग इज़ नॉट कीपिंग अप। तो यहाँ तो आप टेस्टिंग वैसे साउथ कोरिया एंड चाइना ने बहुत एग्जॉस्टिवली सही वक्त पे की, लेकिन ये नंबर्स जो हैं दुनिया भर के जो आलमी नंबर्स हैं वो पिछले हफ्ते से इस आज एक 7 दिन के अंदर 4,54,000 लोगों का कंफर्म्ड केसेस का इजाफा हुआ है पूरी दुनिया में। अब 2.7 मिलियन यानी 27,10,000 लोग जो हैं वो इस वबा का शिकार हैं और अमवात में एक हफ्ते में 36,650 लोगों का इजाफा हुआ है। इस वक्त इस डिज़ीज़ से कंफर्म्ड अमवात 1,91,000 हो चुकी हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में दुनिया के 1/3 कोविड-19 के कंफर्म मरीज़ इस वक्त हैं वहीद साहब, और यूनाइटेड स्टेट्स में कल 3,000 लोगों की अमवात कोविड-19 कंफर्म केसेस की हुई। इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ये बहुत ज़्यादा 50,000 कुल अमवात हैं। नहीं, ये सबसे कंसर्निंग बात है कि वहाँ अमवात जिस हिसाब से हो रही हैं और वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अल्लाह का शुक्र है कि एटलीस्ट साउथ एशिया और पाकिस्तान में अगर खुसूसन हम देखें, क्योंकि यहाँ इन्फेक्शंस के हवाले से तो हम वाकई कोई वाज़े तौर पे फिगर नहीं दे पाएंगे, लेकिन अमवात जो हैं वो लगभग जो बताई जाती हैं वही होनी चाहिए एटलीस्ट अर्बन पाकिस्तान की, और वो फिगर्स जो है वो ज़ाहिर है हर एक मौत जो है वो एक बहुत बड़ा सदमा है फैमिली के लिए, लेकिन अमवात की जो तादाद है वो मगरिब के मुकाबले में काफ़ी कम है। ठीक, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत सारी पोजीशंस ली हैं पिछले चंद हफ्तों में। पहले वज़ीर आज़म साहब इस बात से शुरू हुए थे कि ये एक फ्लू की तरह चला जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर वज़ीर आज़म साहब दीगर जब उनको ब्रीफिंग्स मिली तो उसके बाद उनको सिंध की लॉकडाउन भी पसंद नहीं आती थी, लेकिन फिर वो लॉकडाउन की तरफ गए, लेकिन फिर वो लॉकडाउन से हटने में भी उन्होंने पहले निकले, क्योंकि उनके ख्याल में मर्ज़ और सेहत और भूख के बीच में जो ये बैलेंस है वो समझते हैं। यहाँ पे एक बात ज़रूर मैं इंटरजेक्ट करूँगा कि देखें, सिंध में भी लॉकडाउन नियत के बावजूद सही तरह से नहीं हुआ, जिसकी एक बड़ी वजह यह थी कि यूनिफॉर्म पॉलिसी पूरे मुल्क में नहीं थी और बड़े मिक्स सिग्नल्स आपको अपने वज़ीर आज़म से कुछ और सुनने को मिल रहा था, वज़ीर आला से कुछ और सुनने को मिल रहा था। इसमें अहलियत भी सिंध हुकूमत की जो है वो इन क्वेश्चन ज़रूर आती है, लेकिन एक ये जो मिक्स पीक थी और जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुई, ये भी बहुत बड़ी रीज़न है कि जहाँ पे ताजर फिर खान साहब के कहने की का फ़ायदा उठा रहे थे, प्रेशर डाल रहे थे वज़ीर आला पे, और लिहाजा आज हम देखते हैं कि एक लूक वार्म सा कहने को लॉकडाउन आज भी है सिंध में, लेकिन उस पर अमल दरामद जो है वो क्या है क्या नहीं है। और अब तो मामला वैसे ही इतने खुल चुके हैं कि अमल दरामद सारा पूरी तरह मनवन हो भी जाए इस पे तो भी काफ़ी नहीं। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने फिर 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उसके अंदर हमको आगाह किया कि जी ये भूख बड़ा मसला है, सेहत को हम निमट लेंगे, ये लॉकडाउन नहीं चलेंगी। फिर चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको ख्याल आया कि वो हमें बताएं कि देखेंगे, ये ऐसा ना समझें कि ये वबा जो ख़तरनाक नहीं है, ख़तरनाक है, इसके बारे में आपने ख्याल करना है। फिर हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कुछ और एड्रेसेस भी किए। उन्होंने हमेशा लेकिन ये साइड ली कि ये लॉकडाउन जो हैं वो गैर ज़रूरी हैं और नाकाफ़ी हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा सख्ती का बाइस बनती हैं पाकिस्तानी अवाम पर। फिर वहीद साहब, ये भूख और मर्ज़ के बैलेंस के अंदर एक और चीज़ आ गई, और वो थी हमारे उलमा की पुश के माह रमज़ान क्योंकि अनकरीब है, तो लिहाजा मसाजिद जो हैं उनको इबादत के लिए और तरावी के लिए खोला जाए। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब इस मुश्किल वक्त में उतरे
और उन्होंने 20 नुकाती एजेंडा उन्होंने अग्री कर लिया और बेसिकली तमाम मसाजिद को खोलने की उनकी तरफ से। अब इसमें देखें इशू ये है कि ये एक पब्लिक हेल्थ का इशू है। यहाँ पे इशू ना नमाज पढ़ना है ना रमज़ान है, यहाँ पे इशू कांग्रेगेशन है, चाहे वो जिस भी नेचर की हो, क्योंकि ये जो वबा है, ये जो वायरस है, ये फ़र्क नहीं करता। तो लिहाजा हमें भी ये ख्याल नियत किस कि आप अच्छा काम करने के लिए जोड़ रहे हैं या कोई और काम करने के लिए जोड़ रहे हैं। अगर आप जोड़ रहे हैं तो वायरस वहाँ हमलावर हो सकता है। तो लिहाजा ये सवाल सिर्फ ये उठता है, उल्मा से तो बात करना बिल्कुल जायज़ था और वज़ीर आज़म ने अगर डिप्यूट किया सदर को ये करने के लिए तो उनका भी एक बैकग्राउंड है, समझदार इंसान भी हैं, उन्होंने अगर इस पर पेशकदमी की तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे वेयर वर द हेल्थ एक्सपर्ट्स, वेयर वर पब्लिक हेल्थ पब्लिक मेडिसिन एक्सपर्ट्स इनपुट, उनकी इनपुट यहाँ कहाँ थी? इनपुट तो नहीं थी, लेकिन सीनियर डॉक्टरों ने मिलकर फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात की तंबीह की कि ये जो आप करने जा रहे हैं ये अगले 10-15 दिन बहुत अहम हैं, अब बड़ी मुश्किल से हमने ये वक्त गुजारा है, ठीक है, लेकिन ये मज़ीद 10-15 दिन गुजारना विद सोशल लिमिटेशन अशद ज़रूरी है, वरना तमाम जो भी थोड़े बहुत गेंस हुए थे उनका फ़ायदा जो है ख़त्म हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब उसके बाद कुछ और चीज़ें भी हुई। पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इमरान खान साहब ने जब वो 20 पॉइंट नुकाती फार्मूला बकौल हमारे सदर के एक इजमा के तहत अग्री हुआ था, उसके बाद इमरान खान साहब के क्या तासुरात हैं आपको दिखाएंगे। अच्छा, खान साहब ने ये बात की तो उसके बाद खान साहब के जो फुट सोल्जर्स हैं, जो उनके दीगर लीडर्स हैं, उन्होंने बाहर आके बहुत ज़ोर शोर से सिंध हुकूमत की तनकीद की। और किस तरह की वो आपको एक एग्जांपल देंगे। खुर्रमशेर ज़मान साहब हैं, पीटीआई के कराची के लीडर हैं, उन्होंने क्या कहा। फिर सिंध की तरफ से कल एक बयान आया जो कि इन द सर्कमस्टांसेस उनके मुताबिक, हमारे वज़ीर आला के मुताबिक, उन्होंने प्रेसिडेंट से मुशावरत, सदर पाकिस्तान से मुशावरत के बाद दिया, लेकिन फिर भी इन द सर्कमस्टांसेस एक डिफ़िकल्ट और मुश्किल पोजीशन ली सिंध हुकूमत ने, जो समझते हैं पब्लिक हेल्थ की बुनियाद पर ली। क्या ली आपको दिखाना चाहेंगे। सर, इसकी बड़ी तनकीद हुई, लेकिन फिर फ़ौज के तर्जुमान ने आके एक बयान दिया, वो दिखाते हुए फिर अपने मेहमान। अच्छा, फ़ौज के तर्जुमान ने जो बयान दिया बड़ा मुनासिब बयान था वो। उससे पहले भी डॉक्टर अलवी और प्राइम मिनिस्टर दोनों इन अ वे बैक ट्रैक करके ये ज़रूर कह चुके थे अब कि हालांकि हम मसाजिदों को खुला रखेंगे, लेकिन हमारा मशवरा यह कि आप घर पे ही रह के इबादत करें। ये उन्होंने पहले बराह रास्त बात नहीं की थी, जो अब बराह रास्त वो बात करने लगे। सही। फिर DGISPR का बयान आया, तो वही सब बादियों नज़र सिंध हुकूमत और जो DGISPR हैं, देर ऑन द सेम पेज। देखिए, ये बात तो अब बड़ी वाज़ेह है कि अगर मशवरा इवन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का ये है कि आप घर पे इबादत करें, तो इन अ वे वो भी आवाम के लिए बेहतर तो यही समझ रहे हैं। तो सवाल ये उठेगा कि फिर बावजूद इसके आपका फ़ैसला सिंध हुकूमत से मुख्तलिफ क्यों है? क्योंकि आपने भी ये माना कि प्रेफरेंस भी के तौर पे अगर आप ये कह रहे हैं, तो आपका मशवरा अगर तो ये है आवाम के लिए, तो हम तो यही समझेंगे ना मुखलिस है ये मशवरा और उनके बेस्ट इंटरेस्ट में है। और इन सारी चीज़ों में जाफरी साहब जो एक बात अब हमें करनी है वो अपोजिशन के रोल के हवाले से है। PML नून ने पहले बड़ी वाज़ेह तौर पे आके बात की कि लॉकडाउन होना चाहिए और मोर और लेस उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ना सिर्फ कारकर्दगी को सराहा और उनकी पॉलिसीज़ की हिमायत की, बल्कि ख़ुद भी जो एक नक्शा कदम जो है वो दिखाया कि जिस तरह से बढ़ना चाहिए हुकूमत को, वो काफ़ी हद तक पीपल्स पार्टी की पॉलिसी से मिलता जुलता था। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत पुराने दोस्त भी हैं और शो पे रेगुलर गेस्ट भी हैं, बहुत काबिल PML नून के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया मुसद्दिक मलिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। थोड़ा सा ताख़ीर से आपको हमने ज्वाइन करवाया, लेकिन थोड़ा प्रेमिस पूरे शो का भी ले कर दिया है ताकि बार बार क्लिप्स की तरफ ना जाना पड़े। अब मुसद्दिक मलिक साहब, पहले तो ज़रा बताइए कि आप लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पेश रहते थे मईशत के हवाले और दीगर चीज़ों के हवाले से। यहाँ पे कोरोना और ख़ासकर मसाजिद के हवाले से क्या पॉलिसी होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा वेल लेफ़्ट करते आप नज़र आए। जैसे कि आपका ख्याल था कि खान साहब ख़ुद ही अपने लिए जो है वो काफ़ी तेज़ रफ्तार बॉलिंग कर रहे हैं और आपने शायद तमाशाई बन के बेहतर समझा अपनी हुकूमत के लिए, अपनी रादर पार्टी के लिए। तो क्या ये समझने में मैं गलती कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आप आगे आके फिर थोड़ा सा पीछे ही हट जाते हैं और बस कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब अपने खिलाफ ही मैच खेलते रहें? अजीब सी लगी मुझे आपकी बात। मेरे ख्याल में अभी पिछले हफ्ते में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कोविड-19 पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उससे पहले
उससे पिछले हफ्ते गालिबन एक हफ्ता पहले मैंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब ने कोविड-19 के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इसी तरह मैं आपको बेशुमार हमारे जो लीडर हैं PMLN के उनका जिक्र कर सकता हूँ जो वक्तन फवक्तन टेलीविजन पे आ रहे हैं, मैं खास बात कर रहा हूँ। ये जो पॉलिसी थी कि आगे गोइंग फॉरवर्ड मसाजिद के हवाले से, कांग्रेगेशंस के हवाले से क्या पॉलिसी होनी चाहिए? देखिए, मैंने तो पहले तो मैं काफ़ी परेशान हो रहा था जब आप इसको फ्रेम कर रहे थे सवाल को, और मैं कल से परसों से लोगों से पूछ रहा हूँ, कुछ लोग मेरे दोस्त सिंध के नाराज भी हुए मुझसे इस बात पे, जब मैं बार बार पूछता हूँ कि आपकी लड़ाई किससे है? आपकी लड़ाई मस्जिद से है या वायरस से है? अगर तो आपकी लड़ाई मस्जिद से है तो मस्जिद बंद कर डालें, और अगर आपकी लड़ाई वायरस से है तो हर वो जगह जहां पे वायरस ग्रो करता है, जहां पे एक शख्स दूसरे इंसान को इन्फेक्ट करता है, आपको उस जगह को बंद करना चाहिए। अब मैं आपकी पहली बात तो मानता हूं कि मसाजिद के अंदर लोग बावजू होकर कंधे से कंधा जोड़कर नमाज पढ़ते हैं तो इन्फेक्शन होने का इम्कान बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब मैं उसके साथ आपसे सवाल उठाता हूं कि कंस्ट्रक्शन साइट जिसपे एक एक कुदाल जो है, अगर 200 लोग सिर्फ 5 या 15 मिनट के लिए नहीं बल्कि 9 घंटे या 10 घंटे के लिए सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, एक कुदाल गरीब आदमी जो है वो 6-6, 8-8, 10-10 लोग वही कुदाल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएं तो आपने देखा होगा कि वो एक टोकरी होती है सीमेंट की या ईंटों की, वो एक बच्चे ने उठाई होती है, वो किसी नौजवान को देता है, वो नौजवान सीढ़ियों तक जाता है, उससे बुजुर्ग लेते हैं, वो सीढ़ियां चढ़ते हैं, ऊपर लिपाई वाला बंदा बैठा होता है, वो टोकरी लेता है, वही ईंटें जो नीचे से उठा के किसी ने रखी होती है वो उठाता है। स्टोर ले लें, बहुत जगहों पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा। आपकी बात है, पॉइंट हो नहीं सकता। देखिए, हो नहीं सकता। अगर हो सकता तो अमेरिका में लॉकडाउन ना होता। न्यूयॉर्क क्यों बंद है भाई? लॉस एंजलिस क्यों इस वक्त बंद है? आप मुझे बताइए। चीन क्यों बंद हो गया? स्पेन और इटली क्यों बंद है? सही है। तो मुसद्दिक साहब, अगर मैं सही समझाऊं सर, आप कह रहे हैं कि या तो लॉकडाउन बंद करें, या लॉकडाउन मुकम्मल हो और कंसिस्टेंट हो, वरना फिर ना हो। नहीं, और वरना फिर आप मसाजिद भी खोलें अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट्स खोलें। ये नहीं कह रहा, ये वरना जो है, ये वरना आपने कहा है, मैंने कतन नहीं कहा। मेरा ये यकीन है, मेरी PhD है, मेरी पोस्ट डॉक है, मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए खुद एपिडेमियोलॉजिकल मॉडलिंग की है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके पास एक मुअस्सर लॉकडाउन जो 6 से 8 हफ्ते चले, फॉलोड बाय अ स्मार्ट लॉकडाउन, यानी एक दफा जब इस वायरस की आप कमर तोड़ दें एक मुअस्सर तरीके से। अब कमर तोड़ने का मतलब क्या है? कमर तोड़ने का मतलब यह है कि जो इन्फेक्शन का रेट है वो बढ़ने के बजाय घटना शुरू हो जाए, जैसे कि स्पेन में हो गया है, जैसे कि इटली में हो गया है। इटली में हर रोज कम पेशेंट्स जो हैं इन्फेक्ट हो रहे हैं, कम मर रहे हैं। स्पेन में भी यही हो रहा है, और बहुत से मगरबी ममालिक में ये होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से उन्होंने इस लॉकडाउन को सॉफन अप करने की बात की है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मुझे दुनिया में, पूरी दुनिया में एक मुल्क बताएं जहां पे वायरस हॉकी स्टिक की तरह बढ़ रहा हो और आप लॉकडाउन को खोलने की या सॉफन अप करने की बातें कर रहे हो, तो वो पाकिस्तान के अलावा कौन सा मुल्क है? सेनेटर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि बिल्कुल मैं आई कंप्लीटली एग्री कि ये हमें बिल्कुल चाहिए कि देखें पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है अमवात आज भी शायद कम तो हैं, लेकिन अगर आपके इन्फेक्शन बढ़ने की रेट आगे की तरफ है, डेथ्स की भी रेट बढ़ती हुई है, तो वो टाइम लॉकडाउन लूज करने का नहीं होता। हालांकि आज भी स्पेन और इटली में ज्यादा लोग मर रहे हैं, लेकिन वहां रेट गिर। तो इससे मुसद्दिक मलिक साहब बहुत मेरे ख्याल से एस्ट्यूटली और जहानत के साथ बयान कर रहे हैं कि क्या फ़र्क है और लॉकडाउन कब जो है वो लूसन अप किया जाता है और कब आपको नहीं करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात की आपने सेनेटर साहब। हमें शौकत यूसुफ जई साहब ने भी ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके पास भी हम जाएंगे। बट मुसद्दिक मलिक साहब, अपनी बात पहले कंप्लीट कर लें। आप बड़ी उम्दगी से अभी तक बता रहे हैं कि आप जो है बिलीव करते हैं या तो एक तो कि कंप्लीट और मुअस्सर जो है लॉकडाउन 6-8 हफ्ते हो, उसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन हो, और ये लॉकडाउन स्मार्ट या लूसन अप जब ही करना चाहिए जब आपकी रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो इन्फेक्शन की और डेथ की वो गिरती हुई हो। हमने 15 मार्च को जब लॉकडाउन किया तो पाकिस्तान में एक शख्स सिर्फ मर रहा था, अब 25 से 30 लोग मरते हैं। जब हमने खोलने की बात की तो 25 से 30 मर रहे हैं, जब लॉकडाउन किया तो एक मर रहा था। साहब, जिस दिन हमने लॉकडाउन किया उस दिन 25 से 30 लोग इन्फेक्ट हो रहे थे, अब 500 से 600 रोज इन्फेक्ट हो रहे हैं। ये पता नहीं कौन नीम हकीम है जो इनको ये मशवरे दे रहा है कि इस वक्त आप सॉफन अप कर लें। अरे भाई, अगर आप हुकूमत का ये काम नहीं होता कि लोगों से मौत और भूख की तकरार करे,
हुकूमत का काम होता है कि मौत के खिलाफ भी एक प्लान दे और भूख के खिलाफ भी एक प्लान दे। इसी वजह से लोग इलेक्ट करते हैं हुकूमत को। ये कहना कि हमारा एक गरीब मुल्क है तो गरीब में लोगों मुल्क के लोग मर जाएं, ये है हमारा मंतक कि हम गरीब हैं तो कोई बात नहीं, फिर मर जाते हैं, दरवाजे खोल देते हैं, बाहर चले जाते हैं, जो मर जाएगा वो मर जाएगा, जो बच जाएगा वो कम से कम काम तो कर रहा होगा ना, मुल्क की मईशत तो आगे बढ़ रही होगी, जीडीपी तो आगे जाएगी। ये किस किस्म का लॉजिक है? मैंने जिंदगी में ऐसा लॉजिक किसी पब्लिक पॉलिसी के बंदे से नहीं सुना जो अपने मुंह से कह रहा हो कि ये भेड़िया है, ये जो वायरस है ये भेड़िया है, आपको इसके मुंह में या मौत डालनी होगी या पैसा डालना होगा, या आपको अपने लोगों को बचाना होगा और आपको ये तमाम दौलतमंद लोग जो हैं इनकी तकसीम दौलत की दोबारा करनी होगी, इनसे पैसे लेके गरीबों में बांटने होंगे। आपने कहा कि आपके पास 1.4 बिलियन डॉलर यानी 230 अरब रुपए आपको भी IMF ने दिए, खुद हुकूमत ने कहा, तो ये बांट दें गरीबों में। सिर्फ 3 हफ्ते की हम बात कर रहे हैं और ये जो बात है कि कोई इन्फिनिट लॉकडाउन नहीं होता, जब कमर टूट जाएगी फिर जो हुकूमत की आपकी ये बातें बहुत खूब सर, लेकिन आपने एक बात की कि आपने ये बात और कहीं होते हुए नहीं देखी। आपने डोनाल्ड ट्रंप को सुना है पिछले 3 हफ्तों से? लेकिन वो भी कर नहीं रहा, देखिए लूसेंट बातों की बात किसी जगह पे अमेरिका में करता है लेकिन लूसेंट नहीं करता। आपने बातें सुनी? किसी जगह पे अमेरिका में वो ये नहीं कर पा रहा। देखिए हमने तो जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप भी ये बातें नहीं कर रहा था, हम कह रहे थे कि वायरस थोड़ी, ये तो फ्लू है, इसे कुछ भी नहीं होगा, अब होना शुरू हो गया ना। जिस वक्त एक थे तो हमने कहा कि पाकिस्तान के अंदर तो मलेरिया की वजह से हम सब इम्यून है, हमें कुछ नहीं होगा, हमें BCG है, और ये वायरस जो पाकिस्तान में आया है ये नामुराद वायरस ही नहीं है, तो मच्छर की कोई किस्म है, इससे कुछ नहीं होगा। ऐसी बातें आपने सुनी कि कमजोर वायरस पाकिस्तान में आया है? कोई ऐसी चीज नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं हुई। उसी तरह लोगों ने मरना शुरू कर दिया है। ये जो इस वक्त पाकिस्तान का हाल है यही हाल स्पेन का था आज से कोई 1.5 महीना पहले या 2 महीने पहले। आप क्यों उस रास्ते पे चल रहे हैं जो आपको स्पेन या इटली की तरफ लेकर जाए? हमारे यहाँ अमवात की शरह वो नहीं होगी। यंगेस्ट पॉपुलेशन, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जब आप 60 साल की उम्र क्रॉस करते हैं तो फिर आपकी अमवात एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती हैं। बहुत शुक्रिया आपकी, आपने बड़ा तफसील से, मुसद्दक मलिक साहब बहुत तफसील से आप अपना मौक़िफ़ आपने सामने रखा। यूसुफ ज़ई साहब, हमें शौकत यूसुफ ज़ई साहब जो कि पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक प्रोमिनेंट लीडर हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और इन सारी बातों का जो कि इन अ वे इल्ज़ामात भी यहाँ पे मुसद्दक मलिक साहब ने लंच के हवाले से उनका जवाब लेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नुमाइंदे यूसुफ शौकत ज़ई साहब से। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमें शौकत यूसुफ ज़ई साहब ज्वाइन कर चुके हैं। पहले मुसद्दक मलिक साहब जो हैं उन्होंने PML नून का और अपोजिशन का मौक़िफ़ जो है वो कोविड-19 की जो आगे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए लॉकडाउन के हवाले से ख़ासकर उसकी बात की। यूसुफ ज़ई साहब थोड़ा सा ये बताइएगा सर कि देखें लॉकडाउन किया जाता है कि प्रिपेयर्डनेस जो आपकी तैयारी होती है वायरस के ख़िलाफ़, ज़ाहिर है पैंडेमिक 102 साल के बाद इस तरह की रीच का पैंडेमिक आया है तो इसकी खातिर खा तैयारी तो किसी भी हुकूमत की नहीं होती, लेकिन जब आपको पता चल जाता है कि बाकी ममालिक में ये वबा फैल रही है तो आप फिर अपनी तैयारी बढ़ाते हैं। लॉकडाउन से आपको वक्त मिल जाता है, लॉकडाउन की वजह से इसका जो फैलाव है वो ग्रेजुअल होता है, कम होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह मुसद्दक मलिक साहब ने बताया इसकी कमर तोड़ने का मतलब ये होता है कि इसकी बढ़ने की शरह जो है वो पहले से कम होती जाती है। क्या हम अगर ये वबा फैल जाए तो हमारे हेल्थ सर्विसेज मुतहम्मिल हो सकती हैं इस वबा की? क्या कहेंगे सर यूसुफ ज़ई साहब आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये जो ऑप्शन दे रहे हैं ना अपोजिशन वाले, ये तो सबको पता है कि अगर हम एकदम फुली लॉकडाउन कर दें, कर्फ्यू कर दें तो इस मुल्क के अवाम का क्या हाल होगा, ये तो सबको पता है। लेकिन चूंकि बदकिस्मती है कि वो या तो अपोजिशन बहुत ही ज़्यादा मायूस हो गई है कि क्यों ना इटली बना पाकिस्तान, क्यों नहीं अमेरिका बना पाकिस्तान की, ऐसी बात तो ना करें कि वो क्यों चाहेंगे आपके ख्याल से क्या ऐसा हो? सर ऐसा तो ना कि वो भी पाकिस्तानी इंसान, लेकिन शायद उनका ये ख्याल है कि अब लोग जो है ना कोरोना वायरस से उतने मुतासर नहीं हुए जितने कि अब आप लॉकडाउन करके कम्प्लीटली लॉकडाउन, ये इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता है ना कि ये वायरस ख़तरनाक है, ये वायरस
फैल रहा है। ये आपका कहना, देखें आप हक बजाने पे हैं कि आप ये कहना चाहें कि आपकी स्ट्रैटेजी ज़्यादा मौसर थी क्योंकि इसका वायरस का वो इफेक्ट पाकिस्तान में नहीं है। उन्होंने एक और चीज़ कही थी कि देखें यहाँ इशू जो है वो नमाज का नहीं है, मसाजिद का नहीं है, इशू पब्लिक हेल्थ का है और वबा फैलने का है और कहीं भी कांग्रेगेट करने का है। तो अगर कोई भी जगह है और वहाँ कांग्रेगेशन होती है, लोग कंधे से कंधा जोड़ के या करीब एक दूसरे से होके एक ही गेट के अंदर से जाते हैं या कोई भी जगह हो वो, तो वहाँ पे वबा फैलने का चांस होता है। और अगर तो इस चांस को किसी तरह से घटाया जा सकता है तो ये हुकूमती पॉलिसी का हिस्सा होनी चाहिए बात। अब आप लोगों ने 20 नुकाती जो है वो मनवा तो ली उल्मा का, और मैं मानता हूं कि उल्मा के रजामंदी के बगैर आप बंद नहीं कर सकते, तो मैं आपकी इस स्ट्रैटेजी के ख़िलाफ़ नहीं हूं कि आपने उनको बुला के बात की, बहुत अच्छा किया, कोई और तरीका नहीं है। लेकिन अब आपके ख्याल से ये फ़ैसला आपका जो सिंध हुकूमत ने भी निगेट किया है, DG ISPR ने भी एटलीस्ट ये ज़रूर वाज़े तौर पे कहा है कि घर रह के इबादत करें, और अब आपके अपने वज़ीर आज़म और सदर भी ये चीज़ें एग्री करने के बाद एटलीस्ट ये नुस्खा ज़रूर दे रहे हैं कि हमने मसाजिद खोल तो दी हैं लेकिन मशवरा हमारा ये है कि घर से करें। तो सर अब वो भी अगर बेहतर समझते हैं कि घर पे इबादत की जाए तरावी की, जो कि तरावी घर पे पढ़ी जा सकती है, तो फिर आप क्या कहेंगे इस फैसले के हवाले से? देखिए बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप कितने देखिए हमने ये कहा है कि मसाजिद के अंदर कम से कम 3 फुट का फासला रखें, वहाँ गोल दायरे लगाए जाएं। ये हो जाएगा। ये भी आज एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया गया है, नहीं आज से दे दिया गया है। अभी जो मैं आ रहा हूँ वज़ीर आला साहब की मीटिंग थी और टास्क फोर्स की मीटिंग थी, उसमें यह तय हुआ है कि मसाजिद के अंदर जिन उलमा से हमारी बात हुई, जो बात मसला तय हुआ है कि जी डिस्टेंसिंग होगी, तो हर मस्जिद के अंदर गोल दायरा होगा और उसी के मुताबिक वहाँ लोग नमाज पढ़ेंगे। उससे ज़्यादा होगा फिर उस पर जुर्माना भी होगा, जो भी होगा वो होगा। लेकिन इसको मॉनिटर करने का क्या प्लान है सर आपका? हर मस्जिद को गली की नुक्कड़ पे जो छोटी मसाजिद हैं, बड़ी तो हैं चले वहाँ पे तो, लेकिन बहुत सारी मसाजिद माशाल्लाह हैं मुल्क में। देखिए इस तरह हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ जो वहाँ की जो मसाजिद हैं, आपको पता है कि उलमा किराम भी उसमें रोल अदा करते हैं, लेकिन जो वहाँ कमेटी होती है मसाजिद की, हमने उनको भी इंगेज किया है, हम उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम ताजरों से भी मुसलसल राब्ते के अंदर हैं। बहुत बड़ा प्रेशर है कि जी खोल दे दुकानें, लेकिन हम वो प्रेशर भी हम ले रहे हैं। एक तरफ ये प्रेशर भी है कि जी आप बंद कर दें, लेकिन बड़ा प्रेशर ये भी है कि आप खोल दें, लेकिन उनके साथ हम एंगेज हैं, राब्ते में के अंदर है और SOP बना रहे हैं कि कम से कम कोई बंदा अगर शहर के अंदर आ रहा है। कप्तान थे, बड़े बड़े प्रेशर होते थे, वो फिर भी वाज़े तौर पे एकतरफा हो के फैसले करने के लिए मशहूर थे। तो सर यहाँ भी कुछ आज भी है, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि इतना बड़ा प्रेशर है, उस प्रेशर को हम ले रहे हैं, हम राब्ते में हैं उनके साथ, और इसके बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह कोई टाइम लिमिट होना चाहिए। देखिए आप देखेंगे इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर जो रमज़ान का है, ऑलरेडी जो दिन के अंदर लोग हैं उनका आमदोरफ्त बहुत कम हो जाती है, आपको पता है। सिर्फ हमें जो इशू आ रहा है वो नमाज का आ रहा है, तरावी का, और हम ये चाहते हैं कि उसके लिए हम पूरा फोकस करें, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे अपनी पूरी कोशिश करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, आवाम से अपील करते हैं कि अच्छा मेरी एक चिड़िया मुझे बताती है, आप इसकी वजाहत करें कि जो सदर मुमलिकत के साथ उलमा ने मीटिंग की थी तो उलमा बे इंतहा रीजनेबल थे, और ये तासुर देना कि कोई उन्होंने जबरन आपसे ये करवाया है, बताया जाता है ये बात गलत है। उन्होंने बहुत ज़्यादा लचक दिखाई थी, यहाँ तक कि मुफ्ती मुनीब साहब ने भी, जिनका कहा जाता है कि इसमें हार्ड लाइनर हैं, कहा जाता है उन्होंने भी लचक दिखाई थी। तो ये बात दुरुस्त है या नहीं कि ये सिर्फ आप उन पे ना डालेंगे, ये फैसला उनका सिर्फ था, ये फैसला आपका भी उतना ही है? नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे देखें उलमा ने बिल्कुल ताउन किया और कर रहे हैं, मैं तो आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ। लेकिन जब बताया जाता है कि उन्होंने ये तक मान लिया था कि अगर आप बहुत सारी बातें उन्होंने ऐसी मान ली थी, और जो 20 नुकात तय हुए वो समझ लें उनमें कुछ आपकी तरफ से भी नुकात थे, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल था। तासुर ये दिया जा रहा है जैसे कोई उनके अपने बड़ा जबर में ये बातें मानी है। ऐसा नहीं है। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि उलमा ने बहुत तावन किया, कर रहे हैं उलमा, लेकिन अगर आप हजूम की सूरत में मस्जिद के अंदर दाखिल होगी नमाज के लिए, नमाजी, तो फिर आलिम क्या करेगा बेचारा, वो क्या कहेगा। लेकिन एक चीज जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि SOP बनानी पड़ रही है, और वो हम आज से एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया गया है कि तमाम इम्प्लीमेंट भी करें सर, जो ये SOP इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट होगा। मुसद्दिक मलिक साहब हवाले से मैं मुसद्दिक साहब से पूछना चाहूंगा। मुसद्दिक साहब ये देखिए इस वक्त सही शौकत साहब, देखिए मुसद्दिक मलिक साहब की जो बातें हैं ना, उनसे मैं थोड़ा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस चाह रहा हूँ
ये मुसद्दिक साहब 3 फुट के फासले पे लोगों को जमा करने की इल्तिजा की गई है, या कतार से अगर लोग एक जगह दाखिल हों, उसका एक दरवाज़ा हो और वो 200 लोग हों तो, और उनको चेक किया जाए दरवाजे पे 10 सेकंड पर पर्सन भी कि उनकी तबीयत ठीक है और उन्होंने मास्क पहना है या नहीं पहना, तो 34 मिनट लगेंगे अंदर आने में और 34 मिनट लगेंगे बाहर जाने में। और फिर इन लोगों को 3 फुट आपस में दूर अगर रखा जाएगा, महज 3 फुट, तो जितनी भी इस वक्त मॉडलिंग है इस डिजीज़ के फैलने की बंद कमरों में या क्लोज इन्वायरमेंट्स में, वो नाकाफ़ी है ये 3 फुट का। अच्छा, क्लोज में अब बाय द वे इवन पंजाब में जहाँ सहन नहीं है उस मस्जिद में तरावी अलाउ नहीं किया। जी मुसादिक साहब, देखिए 2 चीज़ें अहम हैं। मैं दोबारा से मुझे खुशी हुई है कि आपने मसाजिद को पिच नहीं किया दूसरे कारोबार के खिलाफ और सिर्फ मसाजिद की बात नहीं की। आप एक ब्रॉड बात कर रहे हैं कि हर जगह जहाँ पे वायरस फैल सकता है वहाँ पे हिफाजती तदाबीर होनी चाहिए, क्योंकि ये मस्जिद की बात ही नहीं है। जी आप सही कह रहे हैं, मस्जिद की बात किए लेते कोई हर्ज नहीं। देखिए बात यह है कि हवा में ये 2 घंटे मुअल्लक रहता है वायरस। जब आप सांस लेते हैं या जिस बंदे को इन्फेक्शन हो, जब वो जोर से बोलता है, बोलने से भी आपके मुंह से वो वायरस बाहर निकल रहा होता है और उसके छोटे छोटे जर्रात जो हैं वो 2 से 2.5 घंटे तक हवा में मुअल्लक रहते हैं। जब आप मस्जिद में जाते हैं और जब वो सरफेस पे गिरते हैं जिंदा रहता है 2 से 3 दिन। कार्डबोर्ड, स्टेनलेस स्टील, इनके ऊपर प्लास्टिक को सबसे ज्यादा देर तक जिंदा रहता है। सो 2 से 3 दिन तक यह वायरस सरफेस पे जिंदा रहता है और 2-3-2.5 घंटे तक कम होता है। आप ये कह सकते हैं कि आपने इन तमाम चीजों के खिलाफ तदाबीर कर ली हैं। जब आप खांसते हैं या छींकते हैं तो वायरस की थ्रो जो है वो 6 फुट की है, तकरीबन 6 फुट की है वायरस की थ्रो। 6 फुट के बाद आप सेफ होते हैं अगर कोई खांस रहा हो। तो मैं ये समझता हूं कि किसी भी जगह पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे, कारोबारी जगह पे जहां पे 100, 200, 300 लोग काम कर रहे हों, और पाकिस्तान के कल्चर में जहां आपको मालूम है, मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं कि मसाजिद में या कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या होगा। आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं फॉर गॉड से, आपको पता है कि पाकिस्तान में कितने बेचारे जो गरीब आदमी है वो तो अपनी जान हथेली पे रख के घर से निकलता है, जो ठेकेदार है वो भी कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं होता। अब आप सोचे कि कैसे आप ये तमाम चीजें करवाएंगे। अभी आपने खुद ऐलान किया कि हमें 230 अरब रुपए IMF ने दिए हैं। अभी वजीरे हमारे जो मईशत के वो हैं एडवाइजर, उन्होंने कुछ दिन पहले ऐलान किया और मैं नहीं समझता कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हुकूमत को 230 अरब मिल गए। अब आप ये देखिए कि कराची को बंद करने की कीमत क्या है। अगर कराची के 20% लोग जो हैं उनको रोटी पानी का मसला है तो ये कराची में अगर 2 करोड़ की आबादी हो तो 40 लाख बनते हैं। 40 लाख लोगों को 1 महीना खाना खिलाने के लिए आपको 40 अरब रुपए चाहिए। 40 अरब रुपए चाहिए आपको पूरे कराची की 25% या 20% आबादी को 1 महीना खाना खिलाने के लिए। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर आप चीनी का सब्सिडी का पैकेज देखें, कंस्ट्रक्शन की सब्सिडी का पैकेज देखें, एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी का पैकेज देखें, IMF से आने वाले पैसे देखें, हर चीज के लिए हमारे पास पैसे हैं। कंस्ट्रक्शन के को आगे बढ़ाने के लिए हैं, चीनी के लिए हैं, आटे के लिए हैं, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हैं। अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो गरीब आदमी को देने के लिए नहीं है। मैंने आपको 1 अरब रुपया गिन के दे दिया। अगर आप ये माने कि पाकिस्तान के अंदर 5 करोड़ लोग जो हैं वो गरीब हैं, 20 करोड़ आबादी है, 25% जो है वो रोटी का इंतजाम नहीं कर सकते, और यही पाकिस्तान का स्टेटिस्टिक्स है, 50 नहीं है। आप किसी से भी पूछ लीजिए। तो ये 5 करोड़ लोग बनते हैं। इन 5 करोड़ लोगों को अगर आपने 1 महीना खाना खिलाना हो तो आपको 500 अरब चाहिए। आप मुझे बताएं 230 अरब तो आपको IMF ने दे दिया, आप क्यों नहीं इन गरीब लोगों को दे देते और क्यों उनको नहीं कहते जाने बचा लेते सारों की। सर BISP एक्सपैंड हुआ है, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को अब एहसास प्रोग्राम कहते हैं, उसको एक्सपैंड किया है। जिस स्पीड से एक्सपैंड किया है उसको सलाम देना चाहिए इस हुकूमत को, जिसने इस प्रेशर में स्पीड से एक्सपैंड किया है। तो जब कर लिया है तो फिर लॉकडाउन क्यों नहीं कर सकते? फिर वो कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसी से फंड किया है, तो ये सब स्टेप्स तो ले रही है ना हुकूमत। नहीं तो ये स्टेप्स लेने के बाद जिस वजह से ये स्टेप्स लेने चाहिए मुसद्दिक साहब कह रहे हैं वो तो ले ही नहीं रही। 1 सेकंड और दे दीजिए। देखिए हुकूमत पे सिर्फ क्रिटिकल रिव्यू नहीं करना है। हुकूमत ने इस वक्त जो ऑपरेशन सेंटर बनाया काबिल तहसीन है। हुकूमत ने किट्स पहुंचाने की पूरी कोशिश की है, कहीं पहुंची हैं हमारे डॉक्टर्स तक, कहीं नहीं।
काबिल तहसीन है। हुकूमत ने जो एहसास प्रोग्राम या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बढ़ाया है, मैं सैल्यूट करता हूँ हुकूमत को उस प्रोग्राम उसको। और सर पीएसडीपी को ही कॉन्ट्रैक्ट करके बढ़ाया है और कहीं से पैसे लेके नहीं बढ़ाया। बट इसका मतलब है दे आर इन अ बेटर पोजीशन देन दे से दे आर टू फीड द नीडी। बट येट दे फील दैट। तो यही तो सवाल है, व्हाई डू दे फील दैट वे देन? बिकॉज़ इट्स इजीियर सेड देन डन इन द सर्कमस्टेंसेस। जी क्या कहेंगे मुसद्दिक साहब? मोइज जाफरी साहब कह रहे हैं कि आपका कहना मेरा समझना आसान है, ये सब करना पीटीआई की हुकूमत के लिए मुश्किल है, हम सेंसिटिव नहीं हो रहे उनके चैलेंज की तरफ। मैं बताता हूं। जी मुसद्दिक साहब कंप्लीट कर लें। यूसुफ ज़ई साहब आप ही की तरफ आएंगे फिर। जी मुसद्दिक साहब। अच्छा इस तरह देखें, मेरे मुसद्दिक साहब कंप्लीट कर, जितने भी हमारे मुसद्दिक साहब कंप्लीट कर लें फिर आप ही की तरफ। जी मुसद्दिक साहब देखिए, बात यह है कि इस वक्त हर घर में बिजली का मीटर लगा हुआ है, अमीर गरीब शहर गांव हर जगह पे बिजली का मीटर लगा हुआ है। आप जो 100 यूनिट खर्च कर रहा है या 150, आपको पता है कि वो गरीब आदमी है, आपको मालूम है कि वो गरीब आदमी है, आप उसको दे दें, आप उसको 10-12 हजार रुपए महीने का दे दें और वो इतनी रकम बनती है जितनी मैंने आपको बताई है, इससे ज्यादा नहीं बनती, तो उसका एक महीने का राशन आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि रादर देन बोरियां। सर एहसास प्रोग्राम का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो डेटा मेट्रिक है वैसे कहीं ज़्यादा एक्यूरेट है और वो उसी बेसिस पे एक्सपैंड हुआ है और आपने भी सराया, हुकूमत ने कोशिश ज़रूर की है, लेकिन हुकूमत इस एक्सपेंशन के बावजूद समझती है कि लॉकडाउन जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा देर तक हम नहीं चला पाएंगे। और नहीं, वो कह रहे हैं 6 हफ्ते चलाएं लेकिन मौसर चलाएं और एक दफा चला लें, कमर तोड़ दें वायरस की। लेकिन इन नंबर्स को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने पोजीशन ली। नहीं तो वो तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन वो क्यों सही है और क्यों गलत है इस पे तो बात हो सकती है। यूसुफ ज़ई साहब देखें, मैं अर्ज करूं, देखें अकेला सिर्फ ये जो बात करते हैं ना, इनके तो जब भी टीवी पे आते हैं अच्छी बात है, ये करें, आदाद शुमार ये बड़े अच्छे तरीके से पेश कर लेते हैं, इतने अरब यहाँ चले गए, इतने अरब यहाँ से आ गए, इतने, ये इनके पास बड़े अच्छे आदाद शुमार होते हैं। लेकिन देखें सिर्फ आवाम को रोटी फराहम करना नहीं है, इस वक्त आपको कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आपको अस्पतालों को भी इक्विप करना है, आपको मेडिसिन भी देनी है, आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ रहा है। अगर आप इस पे देखें, अमेरिका के पास किसी वसाइल की कमी है या इटली के पास कोई वसाइल की कमी थी, कोई वसाइल की कमी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से उसने वायरस ने वहाँ तबाही मचाई है, अल्लाह का फजल है कि यहाँ वो चीज़ नहीं है। देखिए इनकी ख्वाहिश है कि मुल्क बंद हो जाए, अनारकी शुरू हो जाए, एक तरफ वायरस से लड़े, दूसरी तरफ लोगों से लड़े। नहीं बट वो मुसद्दिक साहब जो हैं वो चाहते हैं कि हुकूमत गिर जाए, इस तरह वो ये कह रहे हैं। नहीं वो इस तरह के इल्जाम भी लगा रहे हैं उनकी। मैं ये अर्ज कर रहा हूं मुसद्दिक साहब आप हुकूमत गिराना चाहते हैं, वायरस नहीं मानना चाहते। नहीं इनकी बातों से ना हुकूमत गिरेगी इंशाल्लाह ना। हमें इस वक्त अगर आप डॉक्टरों को देखें, इस वक्त अगर आप पैरामेडिक्स को देखें, फौज पुलिस को देखें, जिस तरीके से वो ड्यूटी दे रहे हैं ना, जिस तरीके से वो खिदमत दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि मुल्क के अंदर एक मजबूत असाब वाला प्राइम मिनिस्टर है, लोगों को हिम्मत भी तो दे रही है ना। जी देखिए, बात यह है कि कल एक प्रोग्राम में मुझे एक वजीर आजम के तर्जुमान ने कहा कि आप मुल्क दुश्मन। मैं एक इलेक्टेड मेंबर हूँ, ये मेरा काम है ऑपोजिशन के तौर पे, और एक चीज़ में मेरी महारत है और मैं सिंसियरली अपने दिल पे हाथ रख के मशवरे दे रहा हूँ रोज़ टेलीविजन पे आके, और ये मेरा काम भी है। और अगर आप इजलास बुलाएंगे तो मैं इजलास में भी यही कहूँगा। अगर आप मेरी आवाज़ बंद करना चाहते हैं ये कह के कि मैं मुल्क दुश्मन हूँ, मैं चाहता हूँ लोग मर जाएं, मुल्क तबाह हो जाए, हुकूमतें उलट जाएं, अगर इस वक्त भी जब कोरोना वायरस फैल रहा है आपने कंटेनर से नहीं उतरना तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मुसद्दिक साहब, ये एक नेशनल असेंबली की, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पार्लियामान को मीट होने में इशू ये है कि आपकी पार्टी की तरफ से मौक़िफ़ ये है कि सब लोग फिजिकली मिलें, और चाहे डिले ताखीर की वजह से ही सही, लेकिन वफाक की तरफ से ये बात आ रही है कि नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग के तहत हम इलेक्ट्रॉनिकली एक दूसरे से पार्लियामान कॉल कर लेंगे। ऐसा ही है सर? देखिए पहली बात तो ये है कि हमारे इस वक्त नेशनल असेंबली के अंदर जो सीटों की तादाद है, अगर आप गैलरीज वगैरह डालें तो 800-900 के करीब है, और अगर आप 3-3 सीटें छोड़ के भी लोगों को बिठाएं और सिर्फ वो ट्रेडिशनल जगहों पे ना बिठाएं तो बड़ी आसानी से जगह मौजूद है। आप क्यों चाह रहे हैं कि फिजिकली मिला जाए सर? क्योंकि आप समझते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनिकली मिला जाएगा तो आपकी आवाज़ें जो हैं वो सही तौर पे पहुंच नहीं पाएंगी, आपको सेंसर कर दिया जाएगा, यही वजह है? जी सिर्फ ये वजह नहीं, आपने अभी देखा कि वजीर आजम जो है खुद एक मीटिंग बुला के अपनी बात करके इलेक्ट्रॉनिकली चले गए, उन्होंने ऐसे करके वो तो आप समझते हैं पार्लियामान की मीटिंग सर हासिल हो ही नहीं सकती अगर आप अनलेस फिजिकली टू अकाउंट उनको रख ना सके। जी दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि आगे अब बजट आने वाला है, ये कब शुरू करेंगे, कब कमेटी की मीटिंग्स होंगी, ये कौन
सी वर्चुअल दुनिया के अंदर बैठे हुए हैं, आपको पूरी दुनिया के अंदर असेंबलियां चल रही हैं और इस वजह से चल रही हैं, जैसे आपने भी डॉक्टर्स को कहा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल सकती है, अपनी जान ये बात ज्यादा वज़नी है। जिस मुल्क के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल सकती है, मैं आई वुड बी फॉर अ वर्चुअल सेशन, बट जहां वो हो सकता है तो ये क्यों नहीं, पार्लियामान भी चल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मुसद्दिक मलिक साहब, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, आप दोनों का। हमारा ये शो जो है वो माह रमज़ान के लिए, बिकॉज इसके औकात 7 से 8 बजे हैं जुमे और हफ्ते के, तो ये माह रमज़ान के लिए मुलतवी रहेगा। आपको इफ्तार ट्रांसमिशन, इस चैनल की इफ्तार ट्रांसमिशन देखने को मिलेगी इंशाअल्लाह। सेहत रही हमारी, हुकूमत की पॉलिसीज़ नॉटविथस्टैंडिंग सेहत रही, तो इंशाअल्लाह इस महीने के बाद आपके सामने एक बार फिर विद आवर नेक्स्ट शो हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। facebook.com/agenda360 हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है @हैदरवीर10, मेरा ट्विटर हैंडल है JFERII। आई थिंक मैं अपनी तरफ से भी सबको रमज़ान मुबारक विश करना चाहूँगा, और इस साल से ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि कभी कोई एक दूसरे को यह दुआ दे सकता है, एक सेहतमंद महीना गुजरे और इबादत जो हैं सबकी कबूल भी हों, ख़ासकर इस वबा के हवाले से।